नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लास के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास का एक टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति दोनों स्तर पर ही महत्वपूर्ण है, भारत के स्तर पर भी और राजस्थान के स्तर पर भी। इस समय हमारी क्लास राजस्थान की चल रही है। कुछ दिनों से हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम जो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे वो राजस्थान में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखो, भारत के स्तर पर पढ़ा जाता है तो 1857 की क्रांति में अनेक स्टेप से पढ़ा जाता है। जैसे 1857 की क्रांति के कारण, उसका स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, उत्थान, विस्तार और पतन, और उसके बाद में असफल होना, परिणाम, ये सब पढ़ा जाता है। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति कैसे हुई उसकी पूरी व्याख्या करेंगे हम। सबसे पहली बात, 1857 की क्रांति है, इसे हमें देखना है कि ये किन के खिलाफ है। अंग्रेजों के खिलाफ। किन के खिलाफ है भाई? अंग्रेजों के खिलाफ। इसका मतलब ये साफ है कि कभी न कभी हमारे अंग्रेजों से संबंध अच्छे बने होंगे, तो उसके बाद हम खिलाफत पे उतरे। तो देखिए, प्राचीन समय में राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ। राजस्थान में किन का आगमन हुआ? मराठों का। अब देखिए, मराठों का आगमन के बाद जो मराठे हैं, ये मराठे लूटमार करते हैं। क्या करते हैं? लूट मार। चौथे, सरदेशमुखी आदि टैक्स लिया करते हैं। इनकी लूटपाट से परेशान होकर राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने धीरे धीरे अंग्रेजों से सहायक संधि की। उस समय सत्ता के 3 केंद्र समझे आप। जैसे सत्ता का एक केंद्र है मराठे, एक केंद्र है मुगल, और जो अगला केंद्र है उसकी हम बात करें तो वो हो जाएगा अंग्रेज। इस प्रकार से सत्ता के 3 केंद्र हुए। राजपुताना या राजा जो है, उनकी स्थिति इस समय डाउन थी, क्योंकि इस समय तक मुगलों ने शासन कर लिया था, अंग्रेज भी आ गए थे और मराठे भी अपनी पोजीशन पर थे। अब इस समय जो राजपूत जो है, इन तीनों में से किसी का भी साथ देंगे, वो ही सामान्य सी बात है, वो ही शक्ति हैवी होगी। तो देखिए, अंग्रेज भी चाहेंगे कि राजपूत हमारा साथ दे, मुगल भी और मराठे भी। अब इस समय मराठा जो है लूटपाट करते हैं। इन मराठों से बचने के लिए राजपूत राजाओं ने या भारत के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। अंग्रेजों से क्या की भी? सहायक संधि। तो अंग्रेजों से सहायक संधि की। विस्तृत और व्याख्यात्मक पूरी जो सहायक संधि हुई, या हमारा ऐसा प्रश्न होगा कि भारत में या राजस्थान में सहायक संधियां कब हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1817-18। इस साल में सहायक संधि राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में सहायक संधि जब हुई तो प्रथम सहायक संधि पूछा जाता है कि प्रथम सहायक संधि, तो राजस्थान में पहली बार सहायक संधि करौली ने 1817 में की। नवंबर 1817 में करौली ने की, और करौली के राजा इस समय हरबख्श पाल सिंह थे। करौली के राजा इस समय कौन थे भी? हरबख्श पाल सिंह। तो देखिए, एक ऐसा भी प्रश्न होगा कि पहली बार अंग्रेजों ने निम्न में से राजपुताना की किस रियासत को खिराज से मुक्त रखा? एक कर लिया जाता है राजा महाराजाओं से, उस कर से मुक्त रखा, तो वो है करौली, पहली रियासत जिसे अंग्रेजों ने, क्योंकि इसने पहली बार संधि कर रहा है, तो अंग्रेज क्या कह रहा है? इसको क्लियर कर रहा है कि ठीक है, तू खिराज से मुक्त रहेगा, तेरे को कर नहीं देना पड़ेगा, पर तू एक काम कर, धीरे धीरे और भाईबंद उनको भी लेके आ, उनको भी सहायक संधियां करवा दे। इस प्रकार से अंतिम अगर पूछ लिया जाए, ये सहायक संधि हम बात करें राजस्थान में प्रथम है। अंतिम पूछा जाए लास्ट, अंतिम सहायक संधि जो है वो राजस्थान की बात करें तो सिरोही। कौन भाई? सिरोही। और सिरोही की सहायक संधि हुई थी 1823 में। इस समय सिरोही के शासक जो थे उनका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था भाई? शिव सिंह। शिव सिंह सिरोही के शासक थे। इसके बाद में भी हम बात करें तो जैसे अंग्रेजों के द्वारा एक रियासत और भी बनाई गई थी 1838 में, झालावाड़, किंतु वो तो बनाई अंग्रेजों के द्वारा गई थी, तो क्या सहायक संधि, इसलिए अंतिम सहायक संधि सिरोही के द्वारा की गई थी। इन संधियों से राजपूत और अंग्रेज निकट आए, किंतु इन संधियों में जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें
पालन में नहीं रही। आने वाले समय में कालांतर में विभिन्न गवर्नर जनरल चेंज होते चले गए। तो गवर्नर जनरल जब चेंज होते चले गए तो फिर इन संधियों का पालन नहीं हुआ। इस वजह से शासकों में असंतोष था, जनता में असंतोष था। उसके अलावा बहुत से भारत की, राजस्थान की सामाजिक प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, ऐसा संस्कार है, उनको उनके अंदर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने, उन सब की हम भारतीय क्रांति में अध्ययन भी करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे सती प्रथा। इस प्रकार से बहुत सारे थे, जैसे डाकन प्रथा, ऐसी कुछ प्रथाएं राजस्थान में चली आ रही, हम इसको ठीक मान के चल रहे हैं, किंतु अंग्रेजों द्वारा इनका वध या इनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और हम बात करें जैसे विधवा पुनः विवाह है, ऐसे कुछ अधिनियम लागू किए थे। ठीक है। तो सती प्रथा पर कंट्रोल या सती प्रथा को रोकने का प्रयास 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। पहले जैसे कोई बंगाल का गवर्नर है, कोई बंगाल का गवर्नर जनरल है, कोई भारत का गवर्नर, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसे 1833 के अधिनियम में बनाया गया था। 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जैसे भारत का प्रथम वायसराय तो वो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है। इस प्रकार से जैसे सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई है, उससे पहले 1822 में भी सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, 1822 में व्यक्तिगत तौर पर, और वो किया गया था बूंदी रियासत में। कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में। फिर भी कहते हैं कि राजस्थान में अंतिम सती जो है वो 1987 की मानी जाती है, सीकर में। कहाँ मानी जाती है? सीकर। और सीकर की दिवराला तहसील या क्षेत्र है, यहाँ पर एक महिला है, उसका नाम है रूप कंवर। यानी कि हम कोई काम करना चाहते हैं और अंग्रेज उसको बंद कर रहे हैं। इन संधियों में जो शर्तें थी वो ऐसी कैसी नहीं रही। संधि में तो ये शर्तें थी, जैसे एक रियासत है, इस रियासत का आंतरिक मामला पूरा की पूरा कौन चलाएगा? राजा। इस रियासत का आंतरिक मामला पूरा की पूरा कौन चलाएगा? राजा चलाएगा। जबकि इस रियासत का जो बाह्य मामला है ये देखेंगे अंग्रेज। किंतु आने वाले समय में क्या हुआ? अंग्रेजों ने आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, आंतरिक रूप से हस्तक्षेप कर दिया। उसके अलावा उस समय बहुत सारे बड़े बड़े कवि हुए हैं, सूर्यमल मिश्रण ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों में ऐसे विचार भरे, जोश भरे। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सहायक संधि एक तरीके से मूल कारण है। हम पूरे कारणों का अध्ययन करेंगे भारत के इतिहास में। यहां हम सीधा सीधा राजस्थान में क्रांति की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, देखिए जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1854। ठीक है। डाकन प्रथा 1853 स्वरूप सिंह के माध्यम से समाप्त की गई थी। अब हम आगे बढ़े, सीधे हम राजस्थान में आते हैं विशेषकर, क्योंकि ये सारी बातें तो भारतीय 1857 की क्रांति अलग से चलेगी, उसमें होंगी। हम बात करें राजस्थान में, तो देखिए क्रांति के समय की परिस्थिति थोड़ी सी देखते हैं, क्योंकि क्रांति तो राजस्थान में हो रही है लेकिन परिस्थिति सबकी है। क्रांति के समय की स्थिति देख सकते हैं या परिस्थिति। सबसे पहली बात हम देखते हैं क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम, क्योंकि वो जवाबदेही है। ब्रिटेन का पीएम वो था पाल्मस्टन, ये ब्रिटेन का पीएम था। तो फिर हमें भारत का राजा भी पता होना चाहिए। इस समय भारत का अंतिम राजा कहेंगे, अंतिम मुगल बादशाह, और वो था बहादुर शाह जफर। कौन था भाई? बहादुर शाह जफर। ये भारत का अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के बनने के बाद में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, इन लोगों ने क्या किया? बहादुर शाह जफर से लाल किला भी खाली करवा लिया और उसके समस्त प्रकार के शासकीय जो अधिकार थे वो भी हटवा दिए। तो इसे अंतिम माना जाता है। उसके अलावा हम बात करें भारत का गवर्नर जनरल, इस समय भारत का गवर्नर जनरल
इस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहेंगे और इसे भारत का प्रथम वायसराय भी कहेंगे, क्योंकि 1858 के अधिनियम में इसे गवर्नर जनरल को बाद में वायसराय बना दिया गया था। इसे वायसराय बना दिया गया। अब देखें भारत का सेनापति, ब्रिटेन या ब्रिटिश भारत का इनका ही सेनापति था कॉलिन कैंपवेल। कौन था भाई? कॉलिन कैंपवेल। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलिन कैंपवेल के बाद एक सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा सिपाही थे अवध के। भारत की जो सेना थी, हम यहां बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा क्रांति होने का कारण सेना ही था। सेना में असंतोष फैला था, हम उसको भारत की क्रांति में पढ़ेंगे। तो सेना का अनुपात हुआ करता था 5:1। इसमें एक सैनिक जो था वो था अंग्रेज और 5 थे वो कौन थे? भारत के। तो सर्वाधिक सिपाही जो थे वो कहाँ के थे? अवध के। हम बात करें सर्वाधिक के सिपाही, हाँ भाई, सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? अवध के। इसलिए इतने सिपाहियों को कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक पद बनाया होता है, तो पद का नाम था अवध का चीफ कमिश्नर। अवध का चीफ कमिश्नर कौन है? हेनरी लॉरेंस। अवध का चीफ कमिश्नर इस समय कौन है भाई? हेनरी लॉरेंस। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इस लॉर्ड कैनिंग जो है ये है गवर्नर जनरल, ये पूरे भारत का है और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल है। इस गवर्नर जनरल के अधीन एक पद और दिया हुआ है रियासतों को चलाने के लिए, पद का नाम है एजीजी। क्या नाम है भाई? एजीजी। और एजीजी के नीचे उसके सहायक गवर्नर हैं, उस पद का नाम है पॉलिटिकल एजेंट। क्या नाम है भाई? पॉलिटिकल एजेंट। तो हमें ये देखना है कि जिस समय क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान में, तो सबसे उच्च स्थिति में हम बात करें तो उच्च स्थिति में कौन है? ब्रिटेन का पीएम पॉर्मस्टन। ठीक है, दूसरी स्थिति किसकी आ रही है? गवर्नर जनरल की, लॉर्ड कैनिंग। और तीसरे नंबर पर स्थिति किसकी आ रही है? एजीजी की। तो इस समय हम बात करें राजस्थान का एजीजी। ठीक है, तो राजस्थान का एजीजी जो है वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये राजस्थान का क्या था? एजीजी। और इसके लिए इस एजीजी से नीचे जो पद था वो था पीए। वो क्या था? पीए। हमने देखा था तो पीए कोई एक तो होगा नहीं, इस क्रांति में महत्वपूर्ण स्थानों पर जो जो पीए होंगे उन सबका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो पीए जो है ये कौन कौन से थे जो क्रांति के समय जिनका कुछ ना कुछ योगदान रहा? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर, ये कुछ स्थान हैं जहां के पीए ने, जहां के पॉलिटिकल एजेंट ने क्रांति के समय कुछ ना कुछ किया है, कहीं ना कहीं क्रांति का दमन किया है या कोई ना कोई काम किया है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेवाड़ का। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो था सावर्स, मेजर सावर्स। कौन है भाई? मेजर सावर्स। जयपुर की बात करें तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है ईडन। जोधपुर का है मैक मोशन। अपने को ध्यान भी है मैक मोशन का सर काट दिया गया था। कोटा का मेजर बर्टन और भरतपुर का निक्सन। भरतपुर का कौन है? निक्सन। कुछ दिनों के बाद बना था मॉरिसन। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉलिटिकल एजेंट है। क्रांति के समय इन पॉलिटिकल एजेंटों में तो देखिए भारत का प्रशासनिक व्यवस्था फिर देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर है पॉर्मस्टन, जो ब्रिटेन का पीएम है। इसकी आज्ञा के बगैर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर ही नहीं कर सकती थी। ठीक है, कंपनी शासन करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन आप समझें कि सबसे बड़ा पॉर्मस्टन है। पॉर्मस्टन के द्वारा या कंपनी के द्वारा दूसरी पोजीशन पर है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के नीचे जो है वो एक पद है एजीजी।
वो हर जगह है। तो राजस्थान का एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, उस एजीजी के नीचे प्रशासन को सुचारू चलाने के लिए पीए होते हैं। तो पीए, कुछ पीए का नाम दे रखा है, जैसे मेवाड़ का सावर्स है, जयपुर का ईडन है, जोधपुर का मैकमोसन है, कोटा का मेजर बर्टन है, और भरतपुर का कौन है? निक्सन। कुछ दिनों के बाद में कौन बन गया? मॉरिसन। इस प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट है। ये तो है पॉलिटिकल एजेंट। अब नेक्स्ट बात करें हम और आगे। क्रांति के समय की स्थिति हमने पढ़ा है। क्रांति के समय की स्थिति पढ़ने के बाद में हमें क्या पढ़ना है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान का प्रशासन चलाने के लिए एक विभाग हुआ करता था। विभाग का नाम था राजपुताना रेजिडेंसी। राजस्थान का प्रशासन चलाने का एक विभाग था और विभाग का नाम है राजपुताना रेजिडेंसी। इस राजपुताना रेजिडेंसी का गठन 1832 में हुआ था। राजपुताना रेजिडेंसी का गठन 1832 में गठन हो गया। अब देखिए, इस राजपुताना रेजिडेंसी का अध्यक्ष, यानी कि इसमें रहकर कौन शासन चलाएगा? अध्यक्ष होगा एजीजी। राजपुताना रेजिडेंसी का अध्यक्ष कौन होगा भाई? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल होगा। तो ये कौन होगा, हम उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहला हमें देखना है प्रथम। प्रथम कौन था? तो प्रथम राजस्थान का गवर्नर जनरल था मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर कौन है? लॉकेट। कब बना होगा? सिंपल सी बात है, 1832 में। कब बना होगा भी? 1832 में। पर हमारा प्रश्न यहां है कि क्रांति के समय कौन होगा? क्रांति के समय जो एजीजी था उसका नाम हम अभी पढ़ चुके हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी है। राजपुताना रेजिडेंसी विभाग का गठन राजस्थान में या किस राजपुताना के क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए किया गया था। गठन किया गया, इसका अध्यक्ष होता था एजीजी। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं, इसी एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट। जब राजस्थान के विभिन्न राजाओं ने या भारत के विभिन्न राजाओं ने सहायक संधियां की, तो जहां जहां सहायक संधियां की वहां वहां एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी, जिसमें हमने एक दो क्लास पहले भी पढ़ा था कि वो कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। तो क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। अब देखो, इस राजपुताना रेजिडेंसी के 2 कार्यालय थे। कितने थे भाई? 2। राजपुताना रेजिडेंसी के कितने कार्यालय हैं? 2। एक कार्यालय की बात करें हम, एक कार्यालय बना है अजमेर में। दूसरे कार्यालय की बात करें तो दूसरा कार्यालय बना है माउंट आबू में। 2 कार्यालय बन गए। अजमेर का कार्यालय का गठन 1832 में ही हो गया था। जिस समय राजपुताना रेजिडेंसी का गठन हुआ था उसी समय अजमेर में कार्यालय बनाया गया था। और अजमेर में क्या था? अजमेर का किला, मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला, उसी में। और इसी को हम कहेंगे, ये एक तरीके से शस्त्रागार है। ये क्या है भाई? शस्त्रागार। शस्त्रागार यानी कि अंग्रेजों का शस्त्रों का भंडार है। अंग्रेजों के जितने भी शस्त्र रखे हैं वो सब की सब यहीं पर रखे हैं। यानी कि अंग्रेजों द्वारा इसकी सुरक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। या हम कहें कि राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता का केंद्र क्या है, या राजस्थान में अंग्रेजों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा बना? पहला केंद्र अजमेर। ऐसा ही सेम प्रश्न होगा, मुस्लिम सत्ता का पहला केंद्र कौन सा है? उसका उत्तर भी अजमेर होगा, क्योंकि आप जानते हो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के 2 युद्ध, तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था।
तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। जीत होने के बाद में यहीं पर उन्होंने अजमेर को अपने कब्जे में कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में शासन करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, मोहम्मद गौरी के साथ दूसरे युद्ध के समय वहां से एक संत, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे और उन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया था? अजमेर को। किसको बनाया भाई? अजमेर को। तो मुस्लिम सत्ता का केंद्र भी अजमेर है और अंग्रेजी सत्ता का केंद्र भी क्या है? अजमेर। 1832 में कार्यालय बन गया, ये बन गया। अब माउंट आबू कार्यालय और बनाया गया। ये भी एक विशेष बात है कि क्यों बनाया गया, इस बात का ध्यान रखने, क्योंकि अंग्रेज जो है वो यूरोपीय लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं और वो ठंडे प्रदेश हैं, जबकि भारत एक गर्म प्रदेश है। भारत की जलवायु उनको इतनी जल्दी सेट नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने ठंडे प्रदेश में कार्यालय बनाने की योजना बनाई। तो माउंट आबू जो है, इस माउंट आबू कार्यालय का गठन हो गया 1845 में। गठन, स्थापना कह सकते हैं हम, गठन कह सकते हैं माउंट आबू कार्यालय का 1845 में, जबकि अजमेर कार्यालय का गठन कब हुआ था? 1832 में। इस प्रकार से गठन हो गया। हाँ, अब देखिए, अब अभी अभी हमने पढ़ा माउंट आबू किस लिए है? जब ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म। तो ग्रीष्म ऋतु में उनको गर्मी लगेगी अजमेर में, तो वो कहाँ चले जाएंगे? माउंट आबू। कौन चले जाएंगे? एजीजी। ठीक है। और जब सर्दियां होंगी तो चल जाएगा, अजमेर में भी काम चल जाएगा। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं शीत ऋतु के लिए। अब आपके सामने प्रश्न भी हो जाएगा, ये प्रश्न ये हो जाएगा कि जिस समय क्रांति हुई 1857 की क्रांति, आप जानते हो गर्मियों में ही थी। 10 मई 1857 को क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था। 10 मई 1857 को तो गर्मी है, तो इसका मतलब है इस समय राजस्थान का एजीजी कहाँ होगा? माउंट आबू। कहाँ होगा भाई? माउंट आबू होगा। देखिए आगे बात करें। अब हमें एक छोटी सी स्थिति और देखनी है। इस समय, जिस समय क्रांति हो रही है, इस समय छावनी, हमें पढ़ना है छावनी। इस समय छावनी कितनी थी? 6। राजस्थान में कितनी छावनी थी भाई? 6 थी। इनको देखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहला शब्द हमारे सामने छावनी शब्द है। क्या होता है छावनी? समझे, छावनी होती है जहां केंद्र सरकार द्वारा स्थायी रूप से सेना रखी जाती है, उसी सेना के द्वारा प्रशासन भी संभाला जाता है वो। तो छावनी कितनी है? 6। इनको हम फिर से ऊपर लिखकर चर्चा करेंगे। पहले आप फिर से देखिए, 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान में अंग्रेजों का एक विभाग बनाया गया प्रशासन चलाने के लिए, और वो विभाग का नाम है राजपुताना रेजिडेंसी, जिसका गठन 1832 में हुआ था, जिसका प्रथम कार्यालय अजमेर रखा गया था और अजमेर ही उनका क्या था? शस्त्रागार। नेक्स्ट बात, इस राजपुताना रेजिडेंसी का अध्यक्ष एजीजी होता है। प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट, और क्रांति के समय एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब अंग्रेजों को गर्मी सहन नहीं होती, तो उनको एक ठंडे प्रदेश में और बनाना था विभाग, तो उन्होंने विभाग बना लिया कहाँ? माउंट आबू। प्रश्न होगा कि कब? 1845 में। तो अंग्रेजों के कितने कार्यालय थे? 2, एक अजमेर और एक कौन भाई? माउंट आबू। सिंपल सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट बात करें। हाँ, अब हम बात करते हैं 6 छावनी, वो कौन कौन सी थी। देखो, बहुत जगह ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं, बहुत ऐसी बात, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं, आप विस्तृत अध्ययन करें। देखिए, छावनी, हम यहां पूरी बात करेंगे। कितनी है? 6। सबसे पहले जहां जहां जैसे जैसे क्रांति हुई वैसे वैसे उनको क्रमबद्ध देख लेते हैं। सबसे पहली छावनी नसीराबाद, दूसरी छावनी नीमच, तीसरी छावनी जहां पर क्रांति हुई उस क्रम से लेकर चलें देवली, चौथी छावनी एरिनपुरा। कौन सी है भाई? एरिनपुरा। पांचवी की बात करें हम ब्यावर, और लास्ट की बात कर लेते हैं खैरवाड़ा। कौन सी है भाई? खैरवाड़ा। इस प्रकार से इस समय कितनी छावनियां हैं? 6। पहला प्रश्न यहां बनेगा
प्रश्न आया हुआ प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि निम्न में से क्रांति के समय सैनिक छावनी कौन सा स्थान नहीं था। तो सैनिक छावनी स्थान तो कौन है कौन नहीं वो एक अलग प्रश्न है, पर सैनिक छावनी उस समय 6 ही थी। तो प्रश्न है आज कितनी है। आज जब देश आजाद हो गया, देश से अंग्रेजों को निकाल दिया गया, तो इस समय छावनियां कितनी हैं, ये प्रश्न मांग करता है। तो इस समय अगर हम छावनी की बात करें तो आज के दिन छावनी 1 है। कितनी है? 1। इसकी भी हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में एक छावनी एकमात्र नसीराबाद। वर्तमान में एकमात्र सैनिक छावनी कौन है भाई? नसीराबाद। और नसीराबाद कहाँ है? अजमेर। अब इनके स्थानों को भी हमें याद करना है, ठीक है। कोशिश करना लगातार रिवीजन करें, लगातार पढ़ें। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो, प्रत्येक चीज संभव होती है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो नसीराबाद अजमेर में है। कहाँ है भाई? अजमेर। नीमच एमपी में है। देवली टोंक में है। एरिनपुरा पाली। इस बात को यहां एक प्रश्न बनेगा, उसको देखेंगे। ओब्लिक मारवाड़। प्रश्न ये बनता है एरिनपुरा वर्तमान के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न बनता है। तो पाली है। एरिनपुरा प्राचीन समय में या एरिनपुरा राजस्थान की कौन सी रियासत में था? तो मारवाड़। रियासत है तो मारवाड़ और जिला है तो पाली। आपको प्रश्न क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्यावर। ब्यावर फिर कहां है? अजमेर। खैरवाड़ा उदयपुर। अब आपने अगर इनमें से एक एक प्रश्न दिया है, ऐसा प्रश्न एक बनेगा, मिलान कीजिए या इनमें से गलत को छांटिए, ठीक है। और प्रश्न निकालें तो और प्रश्न निकलेगा इनमें सेना, यानी कि नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, नीमच में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, और देवली में कौन सी सैनिक टुकड़ी, एरिनपुरा में कौन सी, और ब्यावर और खैरवाड़ा। तो खैरवाड़ा को ले लेते हैं सबसे पहले हम। देखो, जिस समय हम आंदोलन पढ़ रहे थे, भगत ओब्लिक भील आंदोलन, उस समय मैंने एक बात की थी कि भीलों को संगठित करने के लिए, भीलों को दबाने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनकी गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए 1841 में एक सेना का निर्माण किया गया था। उस सेना का नाम था मेवाड़ भील कोर। क्या नाम था भाई? मेवाड़ भील कोर। और उस मेवाड़ भील कोर का कार्यालय क्या रखा गया था? खैरवाड़ा। तो इसका मतलब क्रांति के समय खैरवाड़ा में कौन सी सेना हो सकती है? तो सेना का नाम है मेवाड़ भील कोर। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। एक तो हमने छावनियों का स्थान देखा है कि कौन सी छावनी कौन से स्थान पर है, और एक हम ये देख रहे हैं कि इन छावनियों में सेना कौन सी थी। नेक्स्ट बात नसीराबाद में भी देख लेते हैं। तो नसीराबाद में हम बात करें, नसीराबाद में थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नीमच। नीमच में कौन सी सैनिक छावनी थी, हम इसकी भी बात करें तो नीमच में थी कोटा कंटिंजेंट। नीमच में कौन सी है? कोटा कंटिंजेंट। बात करें देवली की अगर हम बात करें तो देवली में भी है कोटा कंटिंजेंट। एरिनपुरा मारवाड़, ठीक है, या पाली या मारवाड़, यहां पर सेना थी जोधपुर लीजियन। सेना का नाम है जोधपुर लीजियन। बहुत विशेष प्रश्नों का ध्यान रखना है, सेना का भी मिलान करना है, स्थानों का मिलान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यावर। ब्यावर में कौन सी सेना थी? ब्यावर में थी मेर बटालियन। तो देखिए, नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो 15वीं भी थी और 30वीं भी थी, ठीक है। नीमच में थी कोटा कंटिंजेंट, देवली में भी कोटा कंटिंजेंट, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन, और ब्यावर में मेर बटालियन, खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर। इस प्रकार से हमने
अभी तक इन सामान्य परिस्थितियों का अध्ययन किया है। अभी कहाँ हुई क्रांति, कहाँ नहीं हुई, उनका हमने अध्ययन नहीं किया है। सामान्य परिस्थितियों का अध्ययन किया है हमने। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई। इसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान में प्रथम क्रांति कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से। भारत में प्रथम क्रांति या क्रांति का विद्रोह या क्रांति से पूर्व विद्रोह मेरठ में, ठीक है, सिपाही विद्रोह मंगल पांडे, उन सब की हम भारत के क्रांति में करेंगे। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए नसीराबाद। ठीक है, हम शुरू करते हैं नसीराबाद। ये हो गया नसीराबाद। अब देखो क्या हुआ नसीराबाद में। सबसे पहले एक बार फिर बात कर लेते हैं, एजीजी कौन रहा है, पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन रहा है, पैट्रिक लॉरेंस। इस पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति का समाचार कब लगा? राजस्थान में तो हुई नहीं थी ना, अभी तो कहीं और ही चल रही है। तो राजस्थान में इस पैट्रिक लॉरेंस को क्रांति का समाचार लगा 19 मई को। विद्रोह या क्रांति हुई 10 मई को, क्रांति हुई 10 मई को, जबकि समाचार लगा 19 मई को। 19 मई को लॉर्ड कैनिंग ने समाचार भेजा था कि भाई क्रांति फैल चुकी है, अपने अपने क्षेत्र को कंट्रोल करें। तो 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को पता लगा, तो इसने पत्र लिखे राजाओं को, एक पत्र लिखे पॉलिटिकल एजेंट को। राजाओं से आशा रखी गई कि अपने क्षेत्र में शांति बनाएं, और पॉलिटिकल एजेंट से भी आशा रखी गई कि किसी भी प्रकार के विद्रोह का दमन करें, कैसे भी करें, यह मामला आगे तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब भारत में क्रांति, राजस्थान में क्रांति सबसे पहले नसीराबाद में हुई, और नसीराबाद में हुई 28 मई को। 28 मई 1857 को राजस्थान में प्रथम, राजस्थान में क्या है भाई, ये प्रथम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, यहां पर नेतृत्व बख्तावर सिंह, एक क्रांतिकारी था बख्तावर सिंह, इसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। अब देखिए यहां पर नेतृत्व किया है तो क्या है, यहां कौन सी बटालियन थी, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यहां पर पूर्व में एक बटालियन थी, 30वीं बटालियन, 30वीं बटालियन। उसके अलावा यहां पर एक और आई थी, और वो कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी, पूर्व में ये अजमेर कार्यालय में थी। कहां थी, अजमेर कार्यालय में। जैसे जैसे भारत में क्रांति का समाचार लगा कि भारत में क्रांति हो रही है, 10 मई से क्रांति चले जा रही है, उस समाचार लगने के बाद इस अजमेर कार्यालय से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को हटा दिया गया, और हटाकर इसको नसीराबाद भेज दिया गया। तो अजमेर में कार्यालय है, मैगजीन दुर्ग वो भी अजमेर में ही है, और नसीराबाद भी कहाँ है, अजमेर में। यानी कि अजमेर की सेना अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई। तो इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मन में शंका हुई कि भाई क्या बात है, हमें अचानक क्यों हटाया गया। रास्ते में यहां आके पहुंचे तो आते ही सवाल जवाब किया अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, बताओ भाई क्या बात है। अब ये यहां भी आ गए, किंतु फिर भी अंग्रेजों के या प्रशासन के ये शक है कि ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्व में बंगाल के हैं, तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा होती हैं, इसलिए अब भी शक है, अब भी क्या है भाई, शक है। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। आपको ये प्रश्न का ध्यान रखना है, प्रश्न ये कहता है कि नसीराबाद में विद्रोह किसने किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इसी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ही सिपाही था एक, कौन, बख्तावर सिंह। बाद में इसी का सपोर्ट किया था किसने, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर इनको कुछ क्रांति में इस जगह पर, इस छावनी में कुछ अफवाह थी। अफवाह ये उड़ी थी, एक तो आटे में हड्डियां मिलाई जाती हैं, एक अफवाह ये उड़ी। एक डीसा से
अंग्रेज सिपाही, डीसा से अंग्रेज सिपाही बुलाए गए। तब इनको लगा कि, और उनको आदेश दे दिया गया कि इन सिपाहियों का ध्यान रखना है, ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, इसका ध्यान रखना है पूरी तरीके से कि ये लोग कुछ गतिविधि नहीं करते, रात को इनको ध्यान रखना, इनके चारों तरफ पहरेदारी देना। ऐसा काम कौन सी बटालियन कर रही है? डीसा। कौन सी कर रही है? डीसा से आई है, अंग्रेजों की टुकड़ी है। उसके अलावा हम बात करें, यहां पर एक सेना और है, बंबई लांसर। एक सेना और है जिसका क्या नाम है? बंबई लांसर। इसको भी आदेश दे दिया गया कि आपको गश्त पर रहना है। आपको क्या करना है? गश्त पर रहना है, लगातार ध्यान रखना है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर। अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को शक हुआ कि ये तो विशेष बल हम पर ही दे रखा है, इस वजह से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। क्या किया भाई? विद्रोह किया। तो देखिए, विद्रोह किया। अचानक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 30वीं और 15वीं दोनों नेटिव इन्फेंट्री एक हो गई, एक होकर, और इन्होंने क्या किया? हथियार जितने भी थे, नसीराबाद छावनी को अपने कब्जे में ले लिया, हथियारों को लूट लिया, हथियार लूट लिए, छावनी को कब्जे में ले लिया और अंधाधुंध गोलीबारी चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। ध्यान रखना है, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था मेजर न्यूम्बरी, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, किस सैनिक छावनी में मेजर न्यूम्बरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए? किस सैनिक छावनी में मेजर न्यूम्बरी के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े। ध्यान में रखना, टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि तोप बंदूक जो भी था वो सब क्रांतिकारियों के हाथ में था, तो अंधाधुंध चलाए, मेजर न्यूम्बरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिज, कौन था भाई? स्पोर्टिज, वो गोली लगने से मारा गया। एक अंग्रेज अधिकारी और था जिसका नाम था मेजर पेनी। मेजर पेनी, ये जो मेजर पेनी है अपने बच्चों को लेकर भाग रहा था, भागने के दौरान मेजर पेनी जो है वो अपने बच्चों को लेकर भाग रहा था, भागते समय सांस फूलने से या फिर हार्ट अटैक से, यानी कैसे भी अचानक मेजर पेनी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, न इसके कोई गोली लगी थी, न कोई डंडा, न कोई लाठी, कुछ नहीं, ये हार्ट प्रेशर से या फिर हार्ट अटैक समझो, ऐसा प्रेशर हो गया, कुछ ना कुछ घबराहट हो गई और उससे मारा गया। कम से कम एक गोली बचा गया। ठीक है, तो मेजर पेनी ऐसे ही मारा गया। प्रश्न होता है कितने अंग्रेज बड़े अधिकारी मारे गए थे? 3। कितने मारे गए भाई? 3। मेजर न्यूम्बरी के टुकड़े टुकड़े कर दिया, भागते हुए कि गोलियां इतनी लगाई या तोप चलाया गया, स्पोर्टिज गोली लगने से मारा गया, और मेजर पेनी दिल की धड़कन बढ़ने से मारा गया। अब देखिए, क्रांतिकारी यहां से छावनी को लूट लाट कर यहां से भागे, तो शायद कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भागना गलत था, एक को कब्जे में कर लिया तो यहीं रहना चाहिए था, पर इन्होंने क्या विचार किया कि दिल्ली की तरफ हमें रवाना होना चाहिए, यहां शायद हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो एक इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार ही है, उसका नाम है प्रीचार्ड। इस इतिहासकार प्रीचार्ड ने खुद ने लिखा है कि क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर और अगर ये अजमेर चले जाते तो क्रांति का स्वरूप कोई और होता। बात समझे? दिल्ली ना जाकर अजमेर जाते तो, अब ध्यान रखना, अजमेर में क्या था उनका? शस्त्रागार, अजमेर कार्यालय था और उस कार्यालय में शस्त्र भंडार पड़े थे। वो शस्त्र जो हैं इनके हाथ लग जाते और ये आसानी से क्रांति को जीत पाते। ऐसा लिखा है प्रीचार्ड ने कि क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर अजमेर गए होते तो क्रांति पर जीत होती। देखिए, अब इस क्रांति को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो तो दिल्ली चले गए 18 जून को, ये जो है बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सारे क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे, तो दिल्ली पहुंच गए 18 जून। 18 जून को कहाँ पहुंच गए भाई? दिल्ली। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये दिल्ली पहुंच गए तो पीछे से कोई ना कोई तो क्रांति को रोकने का प्रयास ही करेगा। तो यहाँ पर क्रांति को दबाने का प्रयास, एक मेजर, 2 आदमी थे, मेजर माल्टर एक तो, और एक व्यक्ति जो था वो था हीथ कोट।
इन दोनों के नेतृत्व में इस क्रांति का यहां से दमन कर दिया गया। इस क्रांति का यहां से क्या कर दिया गया? दमन। क्रांति हुई, नसीराबाद छावनी को लूटा गया, क्रांतिकारी यहां से चले गए, किंतु मेजर मोल्टर और हीथकॉट के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के हाथ से वापस अजमेर, वापस नसीराबाद अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ये था हमारा प्रथम केंद्र। इसमें हमने पढ़ा था कि भारत में क्रांति 10 मई को हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी, जिसकी जानकारी राजस्थान के एजीजी को लगी थी 19 मई को। एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। इस समय एजीजी बैठा था माउंट आबू, क्योंकि ग्रीष्म समय है। कौन सा समय भाई? ग्रीष्म समय। तो ग्रीष्म समय में रहते हैं कहाँ? माउंट आबू। तो हमारा क्रांति का एक केंद्र जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो क्रांति का केंद्र है वो है नीमच। क्या है भाई? नीमच। हमने बात ही की थी कि नीमच एमपी में था, फिर हम राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी विशेष बात है, क्योंकि इसका प्रशासन मेवाड़ के पीए के अधीन था। नीमच का प्रशासन मेवाड़ के पीए के अधीन था, और मेवाड़ का पीए कौन था? मेजर सावर्स। कौन था भी? मेजर सावर्स। तो देखते हैं क्रमबद्ध वैसे ही। नीमच में सबसे पहली बात, क्रांति कब हुई? क्रांति हुई 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को मध्य रात्रि, रात को 11 बजे, रात को कितने बजे? 11 बजे क्रांति हुई। क्रांति से पूर्व जब नीमच के अधिकारियों को पता लगा, अंग्रेज जो लोग हैं उनको पता लगा कि नसीराबाद में भी क्रांति होगी, यानी कि राजस्थान में क्रांति घुस चुकी है, राजस्थान में क्रांति हो चुकी है, तो इनको रोकने का प्रयास करें। तो देखिए क्या प्रयास है। प्रयास है 2 जून, 3 जून से पहले 2 जून को मेजर एवोंट, एक अंग्रेज अधिकारी है, 2 जून को मेजर एवोंट ने क्रांतिकारियों से, या क्रांतिकारी ना लिखकर हम कह सकते हैं सिपाहियों से, शपथ दिलवाई। सिपाहियों से क्या दिलवाई? शपथ। यानी कि हम यहां बात कर रहे हैं सिपाहियों से शपथ दिलवाई। मेजर एवोंट को लगा कि भारतीय जो सिपाही है वो धार्मिक ज्यादा होते हैं, जो मुस्लिम सिपाही हैं उनके सामने बाइबल पर हाथ, मुस्लिम कुरान पर हाथ रखकर और कसम खाई कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि हम अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। जो हिंदू हैं, गीता रामायण महाभारत पुस्तक धार्मिक ग्रंथ है, ये लाए गए और इन पर हाथ रखकर कसम खिलाई गई कि आप अंग्रेजों के राजभक्त रहेंगे, क्रांति नहीं करेंगे। किंतु इस समय 2 नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता। एक नेतृत्व करता है मोहम्मद अली बेग, बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है मोहम्मद अली बेग, और एक नेतृत्व करता जो है वो है हीरा लाल। 2 है यहाँ। मोहम्मद अली बेग का प्रश्न बार बार आता रहता है कि कहाँ का निवासी था। तो मोहम्मद अली बेग जो था वो निवासी पूछ रहा है, निवासी था अवध का, अवध का निवासी था, और क्रांति कहाँ कर रहा है? नीमच में। निवासी कहाँ का? अवध का। क्रांति कहाँ? नीमच में। नीमच एमपी। अब बात कर रहे हैं, जब हाथ रखकर कसम दिलाई जा रही थी तो मोहम्मद अली बेग ने उसी समय विरोध कर दिया कि याद करो वो दिन, मैं अवध का हूं और अवध को आपने कैसे हड़पा था। अवध को आपने पहले तो गोद निषेध से हड़पा, उससे नई बात बनी तो लास्ट में आपने दूसरे तरीके से हड़पा, यानी कि वहां पर कुशासन चल रहा है, कुशासन की नीति के तहत आपने अवध को हड़प लिया था। हम अधिकतम सिपाही अवध के ही थे, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की थी कि अवध को मत हड़पो, पर उस समय तो आप वादा खिलाफी कर गए। आज हम क्यों नहीं करें? इस बात को देखते हुए मोहम्मद अली बेग ने विद्रोह कर दिया। बाकी सिपाहियों ने समझाया कि अभी मत कर भाई,
खाना वाणु खा के रात ने करांगा। तो सारे सिपाही खाना वाना खा के चुपचाप बैठे हैं। रात को 11 बजे अचानक विद्रोह कर दिया, गोलीबारी हुई, पूरी की पूरी छावनी को अपने कब्जे में ले लिया, छावनी को अपने कब्जे में ले लिया। और देखिए अंग्रेजों को मारने लगे, काटने लगे। यहां से नीमच की छावनी से, नीमच से 40 अंग्रेज भागे। कितने भागे? 40। नीमच से 40 अंग्रेज भागे, जिनको चित्तौड़गढ़ के डोंगला गांव में, बता सकते हो क्या? चित्तौड़गढ़ के डोंगला गांव में क्रांतिकारियों द्वारा इन 40 अंग्रेजों को क्या बना लिया गया? बंधक। क्या बना लिया गया भाई? बंधक। अब यहां प्रश्न है आपके लिए कि बंधक बना लिया तो इनको छुड़ाएगा कौन? ध्यान रखें, पढ़ रहे हैं नीमच, नीमच से भागे चित्तौड़ की तरफ भागे, क्योंकि इनका अधिकारी कहां रहता है? चित्तौड़ यानी मेवाड़। मेजर सावर्स। कौन रहता है? मेजर सावर्स। आया समझ में? देखिए जब ये 40 अंग्रेज डोंगला गांव में बंधक रखे गए, डोंगला गांव में क्या रखे गए? बंधक। तो यहां इनको छुड़ाने आए मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा। महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। और उसके अलावा मेवाड़ का पीए, पीए कौन है? सावर्स। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और सावर्स की संयुक्त सेना, सावर्स की संयुक्त सेना ने इन 40 अंग्रेजों को यहां से रिहा करवाया, रिहा कराकर और जग मंदिर लेकर चले गए। कहां लेकर चले गए? जग मंदिर। बात करें आगे। 40 अंग्रेजों को जग मंदिर में शरण दी। किसने शरण दी? किसने दी? महाराणा स्वरूप सिंह ने। जग मंदिर कहां है? यह भी ध्यान रखना। जग मंदिर है मेवाड़ उदयपुर, और उदयपुर में बनी है एक झील, झील का नाम पिछोला झील, झील का नाम पिछोला झील। पिछोला झील में बना हुआ है क्या? जग मंदिर। इस जग मंदिर में इन 40 अंग्रेजों को शरण दी महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो राजाओं की स्थिति यही थी, अधिकांश शासकों ने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था, अधिकांश शासकों की यही स्थिति थी। तो पिछोला झील में शरण दे दी। अब देखिए पिछोला झील राणा लाखा के समय बनी थी। किसके समय? राणा लाखा। जग मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था। महाराणा कौन? करण सिंह। लेकिन इसे पूरा करवाया था जगत सिंह। पूरा करवाने वाले कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। कौन है भाई? जगत सिंह फर्स्ट, जिनने पूरा करवाया था। ठीक है। इस प्रकार से नीमच की क्रांति हुई। नीमच के क्रांतिकारी नीमच को लूटे, यहां से भागे और भागकर यहां से देवली पहुंच गए। इसका भी ध्यान रखना है। भागकर यहां से कहां चले गए? देवली। देवली से आगे गए आगरा। देवली से आगे कहां चले गए? आगरा। यानी कि ये क्रांतिकारियों की छोटी सी कमी रही कि एक जगह रुक नहीं पाए और ये स्थान परिवर्तित करते रहे। ठीक है। तो देवली एक ऐसा प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी क्रांति है जहां पर क्रांति किसी और के सिपाहियों ने की है? तो देवली है। नीमच के सिपाही आए और उनको जगाया, आधी रात को खड़ा हो और उठाकर बहुत सारे सिपाहियों को अपने साथ आगरा लेकर चले गए। आगरा में कुछ लूटपाट की और फिर दिल्ली की ओर चले गए। किधर चले गए भी? दिल्ली की ओर। इस प्रकार से हमारे पास राजस्थान की क्रांति के 2 केंद्रों का आज हमने अध्ययन कर लिया है। बच गए जितने भी केंद्र उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।